चलो, कहां तक पढ़ लिया था बताओ? कहां तक पढ़ लिया? कौन सा प्रजामंडल पढ़ रहे थे? पूरा पढ़ लिया था? जोधपुर प्रजामंडल पूरा हो गया। 47 में विधानसभा विरोधी दिवस मना लिया। चलो, तो एक बार फिर आओ, और आज इस प्रजामंडल के बारे में, आप पिछले प्रजामंडल याद है कि नहीं है, या ऐसे ही मैं आगे आगे? प्रदीप, क्या मामला है? या ऐसे ही मैं आगे दौड़ा जा रहा हूं, पीछे आप केवल आंदोलन करके वापस घर भग जाते हो? हैं? चलो, चलिए, देखिए, हम जिस प्रजामंडल के बारे में आज चर्चा करेंगे ना, बहुत ही अच्छा सा प्रजामंडल। हेडिंग डालिएगा, बीकानेर प्रजामंडल। हेडिंग डालिए, बीकानेर प्रजामंडल। हेडिंग डालो, बीकानेर प्रजामंडल। और देखो, बोर्ड पर बताते हैं बीकानेर प्रजामंडल में क्या क्या हुआ। सबसे पहली तो वही बात रही है अमासी, जो शुरू से आती आई है, कि जयपुर में जन जागृति लेकर आए थे अर्जुनलाल सेठी, बूंदी में जन जागृति लेकर आए थे नेनूराम शर्मा, और शाबाश, शाबाश, और जोधपुर के अंदर जन जागृति लेकर आए थे डॉक्टर जयनारायण व्यास। तो डॉक्टर जयनारायण व्यास की तो पूरी बात आपको क्रम से याद होगी। 20 में मारवाड़ सेवा संघ, 23 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 29 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, याद है? 31 में मारवाड़ यूथ लीग, 36 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के महामंत्री, कराची जो अधिवेशन हुआ वहां, याद है कुछ कुछ? चलो, हाँ, शाबाश। अब हम चर्चा करते हैं बीकानेर प्रजामंडल, और सबसे पहला यही क्वेश्चन। इधर आ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, बीकानेर के अंदर जन जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर लोगों में जागृति लाने का जो कार्य किया था, वो किया था, प्रमुख रूप से तो थे स्वामी गोपाल दास। प्रमुख रूप से जो व्यक्ति थे वो कौन थे? स्वामी गोपाल दास। और इसके एक साथ में हुआ करते थे, उसका नाम भी जरूर याद रखिएगा, कन्हैयालाल ढूंढ। ये हमारे आगे काम आएंगे जब ये जेल जाएंगे। तो प्रमुख रूप से व्यक्ति तो कौन है? स्वामी गोपाल दास। और इसके सहयोगी कौन थे? कन्हैयालाल ढूंढ। ये कैसे जन जागृति लेकर आए थे? जन जागृति तभी आएगी जब शिक्षा आएगी। तो इन स्वामी गोपाल दास ने क्या किया था? हाँ, वो ना, हाँ, वो अलग थे उधर मोतीलाल तेजावत में। शाबाश, इसका मतलब तैयारी पूरी है, कल टेस्ट है। तो 1907 के अंदर, याद रखिएगा, स्वामी गोपाल दास द्वारा एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम है सर्वे हितकारिणी सभा। जयपुर प्रजामंडल में 1905 जैन शिक्षा प्रचारक समिति, 1907 जैन शिक्षा सोसाइटी, 1908 जैन वर्धमान विद्यालय। याद है ऐसे जयपुर में जन जागृति आ रही है, तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर स्वामी गोपाल दास ने 1907 में किस सभा का गठन किया? सर्वे हितकारिणी सभा। और इस सभा का गठन कहां पर हुआ?
याद रखिएगा चूरू में। इसीलिए इसी सभा को कहा गया है, याद रखिएगा, चूरू की कांग्रेस। इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, चूरू की कांग्रेस। इस सभा ने क्या कार्य किया, इस सभा ने 2 पाठशालाएं खोली थी, 2 विद्यालय, 2 पाठशालाएं। कौन कौन सी 2 पाठशालाएं, तो देखिए, एक पाठशाला तो है आपके पुत्री पाठशाला, पुत्री या फिर बोले तो कन्या पाठशाला, एक तो ये। और एक दूसरी जो पाठशाला खोली वो थी कबीर पाठशाला। कबीर पाठशाला के अंदर तो जो दलित हैं उनके लिए, और कन्या पाठशाला नाम से ही पता चल रहा है बालिकाओं के लिए 2 विद्यालय खोलेगी। तो एक बालिकाओं के लिए और एक दलितों के लिए। कौन से 2 पाठशालाएं। अभी के आप पेपर उठाकर देखेंगे आरएसएस बोर्ड के, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था एक तो कि सर्वे हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1907 के अंदर, ठीक है। और पूछा जाता है कि कबीर पाठशाला और कन्या जो पाठशाला है, ये दोनों ही पाठशालाएं कहां खोली गई थी, तो कहां खोली गई थी, याद रखिएगा चूरू के अंदर। ये दोनों ही कहां पाठशालाएं खोली गई है, चूरू में। बताइए, एक बात समझ में आई, एक बात क्या, बातें आपको बहुत सारी समझ में आई कि हमने जब बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन भी पढ़े थे ना, तो 2 प्रमुख आंदोलन चूरू में पढ़े थे। मतलब चूरू का बीकानेर से बहुत गहरा नाता रहा है, लेकिन ये नाता अब टूटा था क्योंकि सीकर अलग से संभाग बन गया ना, तो सीकर चूरू यहां आ गया था। चूरू पहले किसका भाग था, बीकानेर, हमेशा से। देखो, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर में जन जागृति लाने वाले स्वामी गोपाल दास, और साथ में कौन है, कन्हैयालाल ढूंढ। स्वामी गोपाल दास ने 1907 के अंदर सर्वे हितकारिणी सभा का गठन किया चूरू में। इस सभा के माध्यम से क्या हुआ, 2 पाठशालाएं खोली गई, दोनों ही चूरू जिले में खोली गई। एक तो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और दूसरा दलितों के लिए। तो एक तो है पुत्री यानी कि कन्या पाठशाला, और दूसरी कौन सी खोली गई, कबीर पाठशाला। नेक्स्ट, ये तो शिक्षा का प्रचार हुआ। पहली बार बीकानेर में विद्रोह देखने को कब मिला, तो वो बात है 1921 में। 1921 के अंदर बीकानेर के एक वकील थे, बीकानेर में एक वकील जिनका नाम था मुक्ता प्रसाद। तो बीकानेर में वकील हैं जिनका नाम है मुक्ता प्रसाद। इसी मुक्ता प्रसाद द्वारा पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये बिना कपड़े के घूमेंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई, इसका मतलब है डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। इस चक्कर में तो बाबा रामदेव करोड़पति से अरबपति, लखपति, खरबपति, सब पति बन चुके हैं वो। हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो विदेशी कपड़ों की होली जलाने का मतलब है कि यहां पर वकील साहब डायरेक्ट कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। जैसा कि जयपुर में हमने देखा था 1927 में जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ का गठन किया गया था। इसका मतलब डायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है कि अपनी यहां की वस्तुएं अपनाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। जैसे कोई भी त्योहार आता है ना, जैसे अब होली त्योहार आ गया तो रंगों का हम विरोध करेंगे। अच्छा, रंगों का विरोध, वो भी रंग बताते बताते विरोध करेंगे। फटाकों का विरोध करेंगे तो फटाके छोड़ते छोड़ते विरोध करेंगे। हाँ, बजाते बजाते, जो भी हो, ठीक है। तो एक बात ये हुई, याद रखिएगा, पहली बार बीकानेर में विदेशी कपड़ों की होली कब जलाई गई, 21 में, किसके द्वारा, वकील मुक्ता प्रसाद। अगली बात यहां पर हुई 26 जनवरी
1930। और आपको पता है मारवाड़ प्रजामंडल में 26 जनवरी 1932 में क्या हुआ था? झंडा फहरा दिया गया था छगनलाल चौपासी। शाबाश। यहां 26 जनवरी 1930 में याद रखिएगा स्वामी गोपाल दास वे चंदनमल हम्म हम्म याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ इन दोनों के द्वारा चूरू के सर्वोच्च शिखर, चूरू का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरे ना, वो तो शिखर। चूरू का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा चूरू के सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है धर्म स्तूप, जिसे बोलते हैं लाल घंटाघर, लाल घंटाघर पर तिरंगा फहराया, यानी कि झंडा फहरा दिया। तो पूछा जाए सबसे पहले कौन सी रियासत में झंडा फहराया गया? मारवाड़ में फहराया गया था 26 जनवरी 1932, और यहां पर 2 साल पहले झंडा फहराया। झंडा फहराया और एक नारा गूंजा यहां से, नारा था खरो रिप्यो चांदीरो राज महात्मा गांधीरो। और जब दोनों ही बातें हुई, हाथ में झंडा भी था और नारा भी था, तो सरकार को दिक्कत हुई, और सरकार साड़ी अपनी थी, यानी कि महाराजा गंगा सिंह की थी। गंगा सिंह ने सब कुछ बैन कर दिया कि आज के बाद में खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी रा, एड बात ना चलेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी भ्रूण हत्या कर दी, ये जन्म लेने ही वाला था तब तक भ्रूण हत्या कर दी। ये क्वेश्चन पूछा गया। खरो रिप्यो चांदीरो राज महात्मा गांधीरो, गांधीरो, राज महात्मा गांधीरो। ये नारा और ये झंडा दोनों ही सरकार को दिक्कत हुई, सरकार ने बैन लगा दिया। बीकानेर शासक गंगा सिंह ने बीकानेर में सभाओं, झंडों वे नारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल जो अब जन्म लेने वाला था, उसकी क्या कर दी गई? भ्रूण हत्या। बीकानेर प्रजामंडल की क्या कर दी? भ्रूण हत्या। ना, बीकानेर प्रजामंडल की क्या हुई है? भ्रूण हत्या हुई है। भ्रूण हत्या हुई तो बीकानेर के कार्यकर्ता फिर ही बैठे, हम जैसे लोग करें क्या? तो उनको एक अवसर मिला 1931 में। देखो क्या अवसर था। महाराजा गंगा सिंह की विदेशों में तुत्ती बोलती थी, ये समझ लो। जहां बड़े बड़े मैटर होते वहां गंगा सिंह खड़े होते। हमारे यहां पर गंगा सिंह का विरोध होता था। अब देख लो, गंगा सिंह इतने बड़े थे कि हमारे पूरे राजस्थान में यदि सर्वप्रथम किसी किले में लिफ्ट लगी है तो वो जूनागढ़ है, और वो गंगा सिंह के समय लगाई गई थी।
देखो 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वो 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। उस संधि में भाग लेने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं महाराजा गंगा सिंह। मतलब विदेशों में तो इनकी तुत्ती बोलती है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति है महाराजा गंगा सिंह, राजस्थान से। बिल्कुल। और हमारे राजस्थान के 3 ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। एक तो गंगा सिंह, अलवर के जय सिंह और धौलपुर के उदय भान सिंह, जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी हैं। तो ये तीनों थे जो कहां सम्मेलन भाग लिया था? गोलमेज में। अब देखो यहां पर जो बात चल रही है, यहां पर लोग नारेबाजी कर रहे थे, प्रतिबंध लगा दिया और बीकानेर प्रजामंडल का क्या हो गई? भ्रूण हत्या हो गई। बीकानेर के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जैसे स्वामी गोपाल दास है, कन्हैयालाल ढूंढ है, आपके चंदनमल बेहड़ है, सत्यनारायण सराफ है, खूबराम सराफ है, ये फिर ये तो इनको एक अवसर मिला था। अवसर था 1931 का। क्या था वो अवसर? देखो 1931 के अंदर क्या है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। कौन सा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। ठीक है। और ये सम्मेलन कहां हो रहा है? लंदन में। रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हो रहा है ये। तो इस सम्मेलन में गंगा सिंह आए। इसका नाम गोलमेज सम्मेलन इसीलिए है क्योंकि जिस टेबल पर बैठकर ये मीटिंग किया करते थे वो गोल हुआ करती थी, राउंड राउंड टेबल। इसीलिए इसका नाम क्या है? गोलमेज सम्मेलन। तो यहां पर कौन आए? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह लंदन में इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, उससे पहले बीकानेर के कार्यकर्ता पहुंच गए यहां। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि जो बीकानेर के कार्यकर्ता थे, बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में दिग्दर्शन, क्या नाम है? दिग्दर्शन। वैसे पूरा नाम लिखें तो बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका वितरित कर दी। जहां जहां पर कोई कोई बंदा बैठने वाला है वहां पर पहले से जाकर एक पत्रिका लग दी जिसका नाम क्या है? बीकानेर दिग्दर्शन। और इस बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका के अंदर महाराजा गंगा सिंह द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है बीकानेर में, उससे संबंधित लेख थे। जानिए क्यों गंगा सिंह बीकानेर में हुए बदनाम। यह है गंगा सिंह का प्रकोप। क्यों गंगा सिंह डरते हैं बीकानेर आने से? क्यों बीकानेर के पीछे पड़े लोग? मतलब ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइनें थी। किसमें? वाह। तो बीकानेर दिग्दर्शन, जिसके अंदर गंगा सिंह के अत्याचारों की क्या थी? कहानी। शाबाश। गंगा सिंह के अत्याचारों की क्या छवि हुई थी? खबरें। कहते हैं कि जैसे ये सम्मेलन शुरू हुआ, सारे लोग बैठ गए, अंग्रेज भी बैठ गए, गंगा सिंह जी भी बैठ गए, और सब इधर ऐसे देखने लगे कि ये कुटिल क्लासेज वाले क्या दे रहे हैं आजकल। मतलब ऐसे वो बीकानेर दिग्दर्शन पढ़ने लगे तो देखा। कहते हैं कि उस सम्मेलन में जब महाराजा गंगा सिंह के बोलने की बारी आई, तब वहां एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड शेकी। लॉर्ड शेकी ने कहा, रुकिए, इस गोलमेज सम्मेलन में क्या हो रहा है वो तो छोड़िए, आपके खिलाफ ये जो वायरल हुआ इसके बारे में कुछ बताइए। तब कहते हैं, तब देखा था महाराजा गंगा सिंह ने, पहले ध्यान नहीं दिया, फिर क्या, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ओहो ये तो रीजनिंग निकली, मतलब ये तो मेरे बारे में। तब कहते हैं कि वहां पर महाराजा गंगा सिंह गुस्सा हो गए और सम्मेलन से लौट आए। सम्मेलन से आते ही बीकानेर में एक कानून लागू किया जिसे कहा जाता है बीकानेर का सुरक्षा कानून।
कहा कि आज के बाद बीकानेर के अंदर दो लोग यदि एक जगह बैठे हुए दिखाई दिए तो उनको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। धारा 144 लगा दी। बस इसी धारा 144 के तहत यानी कि बीकानेर सुरक्षा कानून जो कि 1932 में लागू हुआ था, इसी के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो बीकानेर के जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको लगा कि अब तो यहां पर यदि कुछ भी बाहर निकले तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, और कितने समय के लिए यह भी नहीं बताया। तब कहते हैं कि बीकानेर के जो कार्यकर्ता थे वो बीकानेर छोड़कर कहां गए? कलकत्ता। और कलकत्ता में जाकर इन सबको न्याय दिलाने के लिए कलकत्ता में एक प्रजामंडल का गठन किया, जिसका नाम क्या है? बीकानेर प्रजामंडल। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन बीकानेर में ना होकर कहां पर हुआ है? कलकत्ता। यस। तो 1932 के अंदर याद रखिएगा एक कानून लागू हुआ जिसका नाम क्या है? बीकानेर सुरक्षा कानून। किसने लगाया? गंगा सिंह ने। इस कानून पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कथन कहा है कि बीकानेर का राजा शासक नहीं, एक राक्षस है, जहां पर शादी की एक पत्रिका वो भी यहां पर पहले वेरीफाई करवानी पड़ती है। किससे? महाराजा गंगा सिंह, कि ये शादी की है कि या इसके अंदर कुछ और डाल रखा है। यह हालत है। नेहरू जी ने यह कमेंट किया था। तो 1932 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने कौन सा कानून लागू किया था? बीकानेर सुरक्षा कानून, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। जिसे क्या कहा गया? काला कानून की क्या दी गई थी? संज्ञा दी गई। इसी कानून के तहत याद रखेगा 4 लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लोग कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है, एक तो इस बार काम आ गया गोपाल दास, एक था चंदनमल बेहड़, तीसरा था सत्यनारायण शराफ, एक था खूबराम शराफ। इन लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और बीकानेर के अंदर आदेश दे दिया कि इस प्रकार की कोई बैठक नहीं होगी। यानी कि ये बीकानेर सुरक्षा कानून क्या कहता है? धारा 144 की बात कहता है। ठीक है, कि यदि कोई भी संदिग्ध अवस्था में पाए गए, नहीं, संदिग्ध अवस्था ठीक नहीं है, यदि कोई गतिविधि करते हुए पाए गए तो उनको अनिश्चित समय के लिए कहां डाल दिया जाएगा? जेल में। अब देखो आगे, तो यहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए बीकानेर के लोग कहां पहुंच गए? कलकत्ता। और कहते हैं कि कलकत्ता में जाकर बीकानेर के लोगों के संघर्ष के लिए किस प्रजामंडल का गठन हुआ? बीकानेर प्रजामंडल का गठन। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर 1936। कहां हुआ? कलकत्ता में। किसने किया? तो याद रखिएगा मग्गाराम वैद्य, मग्गाराम वैद्य। आप तो इतनी देर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नाम आ रहे थे गोपाल दास, चंदन मलबे। ये अचानक से भजनलाल शर्मा की तरह क्या बने? इस प्रजामंडल के फाउंडर बने। बिल्कुल, किसान आंदोलन में भूमिका निभाई थी इन्होंने, पता है ना, दूध व खारा किसान आंदोलन, हनुमान सिंह आर्य 3 बार 65 दिन भूख हड़ताल। बिल्कुल, तो मग्गाराम वैद्य याद रखिएगा। यहां पर एक महिला भी थी, याद रखिएगा आचार्य, और इसका गठन कहां कर दिया? कलकत्ता में। लेकिन संघर्ष बीकानेर का है, तो ये संगठन भी कहां होना चाहिए था? बीकानेर में। इसीलिए कहते हैं कि एक वकील जिसका नाम है रघुवर दयाल, क्या नाम है उसका? रघुवर दयाल। इसीलिए कहते हैं कि बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया। अब ये जो बीकानेर प्रजामंडल है ना, जिसका गठन कलकत्ता में हुआ है, उस संघ को बीकानेर लाया जा रहा है। किस नाम से? बीकानेर राज्य लोक परिषद के नाम से कलकत्ता से कहां लाया गया? बीकानेर के अंदर। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई, 22 जुलाई 1942, याद रखिएगा। और इसके गठनकर्ता कौन? तो याद रखिएगा रघुवर दयाल। कौन थे? रघुवर दयाल। अब ये बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर आ चुका है, किस नाम से आया है? बीकानेर राज्य लोक परिषद। तो लोगों को पता भी तो लगना चाहिए ना, इसीलिए कहते हैं कि इसी बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन रखा गया, अधिवेशन का आयोजन हुआ। और यह आयोजन कब हुआ? तो याद रखिएगा ये जो आयोजन है ये हुआ था 1 जुलाई 1946 में। कहां पर हुआ था? याद रखिएगा रायसिंह नगर। ये रायसिंह नगर कहां है? पहले गंगानगर पढ़ा करते थे, अब आपको पढ़ना है अनूपगढ़ जिले में। यहां पर क्या हुआ? इस बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के तहत एक तो मुख्य बात थी चन्ना निकासी आंदोलन पर, क्योंकि आपको पता है कि बीकानेर के अंदर सर्वाधिक चन्ना होता है, आज भी होता है ना, इसीलिए हाँ, चन्ना चन्ना चना खाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, शाबाश। चन्ना निकासी आंदोलन, कौन सा आंदोलन था? चन्ना निकासी आंदोलन। और यहीं पर एक जुलूस निकाला जा रहा था जिसका नाम क्या था? तिरंगा जुलूस। हाथ में फिर क्या आया? झंडा आया, मतलब सरकार को डंडा किया, डंडा किया तो सरकार ने यहां डंडा किया। और इसी कहते हैं कि इसी तिरंगा जो जुलूस है ना,
ये जो तिरंगा जुलूस है, इसी तिरंगा जुलूस पर सरकार ने गोलियां चलाई और यहीं पर एक व्यक्ति शहीद हो गए जिनका नाम है बीरबल। बीरबल नामक किसान क्या हो गया, शहीद हो गया। इसीलिए बीकानेर के अंदर इसी किसान को न्याय दिलाने के लिए एक दिवस मनाया गया जिसका नाम है बीरबल दिवस। बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया। कब मनाया गया, याद रखिएगा, 17 जुलाई, 17 जुलाई 1946 को। आज इसी के नाम पर आईजीएनपी की एक शाखा का नाम है बीकानेर में, बीरबल शाखा। नाम सुना है? आईजीएनपी की एक शाखा है ना जैसलमेर के अंदर। आईजीएनपी को नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये दिवस मनाया और जब इतना बड़ा विरोध हुआ तब कहते हैं कि 31 अगस्त 1946 को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, इस समय कौन आ गए हैं, शार्दुल सिंह, क्योंकि 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई थी बंबई में, उसके बाद में बने शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कही। इसीलिए सारे सारे लोग अपने अपने घर चले गए और हमारी मांग पूरी हो गई। क्या अक्स पटला नहीं, वो तो अल्लट अल्लट है। ये कंप्लीट हो गया आपके कौन सा प्रजामंडल, बीकानेर। ठीक ना, कुछ था ही नहीं भाई। वाह भाई, सबसे पहले सर्वे हितकारिणी सभा हुई, 2 पाठशालाएं खोली गई। फिर वकील साहब ने कहा जलाओ ये जींस पैंट टी शर्ट जलाओ, ये जला दिया। फिर झंडा फहरा दिया 30 में, झंडा फहराए तो सरकार को डंडा किया, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सारे कार्यकर्ता लंदन पहुंच गए 1931 में गंगा सिंह के खिलाफ। गंगा सिंह ने वापस आया, काला कानून लागू कर दिया, 2-4 ने पकड़ जेल में डाल दिया। इसलिए बीकानेर कार्यकर्ता कहां पहुंच गए, कलकत्ता। कलकत्ता में जाकर प्रजमंडल का गठन कर दिया। अब उसको कहां लेकर आए वकील साहब, रघुवीर दयाल, बीकानेर में। बस राय सिंह नगर जो कि वर्तमान अनूपगढ़ जिले में, अधिवेशन हुआ, चन्ना निकासी आंदोलन और तिरंगा जुलूस निकाला। बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया, न्याय दिलाया, 17 जुलाई 1946 में दिवस मना दिया। कहानी समाप्त। कुछ है ही नहीं, 3 बातें हैं, लिख लो फटाफट बिना देखे। ये लो।
खोलो खोलो फटाफट पाठशाला खोलो। ये नारा लिखना है आप सभी को। नारा लिख लिया। कैसे लिख ली तो देख देख कर छाप लेते हैं।
शाबाश, आगे लिखो। अमित, सभी टॉपिक बिना ट्रिक, हाँ तो बिना ट्रिक के पढ़ने, ट्रिक के काम नहीं आती है एग्जाम हॉल में। और आजकल पेपर ट्रिकों से बनता भी नहीं है, वो टाइम गया, 2011 का था वो अमित। आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिक तो छोड़ो, डायरेक्ट जो फैक्ट लिखाए जा रहे हैं ना, यहां से भी घुमा के पूछे जाते हैं।
लिख लिया। लिखो लिखो आराम। ये अंतिम पेज है, उतार लो। जो चार गिरफ्तार हुए थे उनमें लास्ट वाला नाम है सर्राफ। खूबराम सराफ।
लिख लिया? तो ये कंप्लीट हो गया बीकानेर प्रजामंडल। देखो, 2 31 में हुए थे जयपुर और बूंदी, एक 34 में हुआ था मारवाड़, 36 में फिर दो है, एक बीकानेर हो गया, अब एक 36 में और होगा, कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। लिखे? तो ये आपके बीकानेर प्रजामंडल हो गया है कंप्लीट, 4 प्रजामंडल कंप्लीट। अब हम एक प्रजामंडल और पढ़ेंगे, धौलपुर प्रजामंडल। तो धौलपुर प्रजामंडल के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, धौलपुर प्रजामंडल, बोर्ड पर देखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल, पहले इसको समझिएगा। देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की कोई ज्यादा बातें नहीं है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी ही बातें हैं। सबसे पहली बात तो हमेशा से हमारी वही रही है, जन जागृति। जन जागृति लाने का कार्य। देखिए, धौलपुर के अंदर जन जागृति लाने का जो कार्य है वो 2 सभाओं द्वारा किया गया। कौन कौन सी सभा है? एक तो याद रखिएगा, सभा का नाम है आचार प्रचारणी सभा, और आचार प्रचारणी सभा जो है, इसका जो गठन है वो हुआ है 1910 के अंदर, और करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है यमुना प्रसाद। एक तो ये। दूसरी जो सभा है जिन्होंने यहां पर जन जागृति लाने का कार्य किया है वो है नागरी प्रचारणी सभा। हमारे राजस्थान में जो जेन के एग्जाम होते हैं ना ऐसे, हाँ जेन के, उनमें जो राजस्थान जीके आता है उसमें जब भी प्रजामंडल से क्वेश्चन आया है वो इसी सभा से आया है। नागरी प्रचारणी सभा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? धौलपुर प्रजामंडल से। और इसका जो गठन है वो कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1934 के अंदर। करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक का नाम है जोहरीलाल इंदू, जोहरीलाल इंदू, एक का नाम है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन दोनों ने मिलकर इस सभा का क्या किया था? गठन। तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां इस सभा के पास आए थे, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर धौलपुर की सभी जनता को साथ में लेकर एक प्रजामंडल का गठन कर दिया, जिसका नाम क्या है? धौलपुर प्रजामंडल। और इस धौलपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो देखिए, जो पहले आरबीसी की बुकें चला करती थी उसमें धौलपुर प्रजामंडल का जो गठन है वो क्लास 11 की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है 1936। अभी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें लिखा हुआ है 1938। दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा, दोनों कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा एक विद्यार्थी सोच सकता है कि सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो, और जबकि विद्यार्थी पेपर नहीं बनाएगा, तो दोनों में से एक आएगा। ठीक है, अगर दोनों आ भी जाएं तो आप 36 करना,
यस, दोनों आ भी जाए तो आपको किस पर ध्यान देना है? 36 पर। ठीक है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे टॉप पर नाम जो है अभी एनसीईआरटी की बुकों में, वो है कृष्णदत्त पालीवाल। कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। ये नहीं आता है ऑप्शन में, तो फिर आपके सामने वो दो नाम आएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। एक तो आएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक आएगा जोहरी लाल इंदु। जोहरी लाल इंदु, ये दो नाम आएंगे। ठीक है। और इसी धौलपुर प्रजामंडल के तहत, धौलपुर में कोई जनता का इतना विद्रोह था नहीं, एक ही बार केवल सभा हुई थी और उसमें भी कांड हो गया। तो इसी धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था तसीमो गांव में। तसीमो गांव का हत्याकांड, और तसीमो गांव कहां पर है? धौलपुर के अंदर। यहां पर क्या है कि सभा का आयोजन किया गया था, और इसी सभा के तहत, ये जो सभा है, ये सभा की जा रही थी एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे। उसी वृक्ष पर दो बंदे चढ़े और हाथ में झंडा ले लिया। एक का नाम था पंचम सिंह, एक का नाम था छत्तर सिंह। सरकार ने उन्हीं को गोली मारी और वो दोनों शहीद हो गए। ये घटना है 11/4 की। 11/4 1947। और इसमें याद रखिएगा, एक तो है पंचम सिंह और एक का नाम है छत्तर सिंह। ये दोनों क्या हो गए थे? शहीद। जैसे रूपा जी और करपा जी किस आंदोलन के तहत शहीद हुए थे? शाबाश, बेंगू किसान आंदोलन, वाह। और पंचम सिंह और छत्तर सिंह, याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल के थे। कंप्लीट। बस इतनी सी बात है। उतारो।
ठीक है लक्ष्मी। हम्म, चलते हैं। अब देखो, जयपुर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और धौलपुर, 5 आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे एक साथ 5 आंदोलन। प्रजामंडल लिखो। 1938 में हुए प्रजामंडल। 1938 में हुए प्रजामंडल कौन कौन से हैं पहले तो देखो। एक तो है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। एक है भरतपुर प्रजामंडल, ये भी 38 में हुआ। एक है करौली प्रजामंडल, ये भी 38 में हुआ। और एक है शाहपुरा प्रजामंडल, और एक है मेवाड़ प्रजामंडल। उतारो। ये 5 प्रजामंडल हुए हैं 1938 में। उतारो। फिर इनमें से एक एक को पढ़ते हैं। ये आपको एक साथ में इसीलिए लिखाया क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वह प्रजामंडल जो 1938 में नहीं हुआ, तो 3 इनमें से चौथा कोई सी अभी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ अमित मीणा, याद रखनी पड़ेगी, इतनी सारी डेटे हैं। चलें आगे। अब देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब जो हम प्रजामंडल पढ़ने वाले हैं वो है अलवर प्रजामंडल। देखिए, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की दो बातें विशेष देखो। पहले, सबसे पहली बात है कि अलवर के अंदर जन जागृति लाने वाले कौन थे? जन जागृति लाने वाले, याद रखिएगा, अलवर के अंदर जन जागृति लाने वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा।
और एक का नाम था कुंज बिहारी मोदी। ये दो लोग जन जागृति लेकर आए थे। लेकिन आपको पूछे कि अलवर में सामाजिक सुधार कार्य करने वाले सामाजिक सुधार कार्य करने वाले कौन थे, तो इसको आप थोड़ा सा देखिए कि सामाजिक सुधार कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे यहां के स्वयं शासक कौन, महाराजा जयसिंह। कौन थे? महाराजा जयसिंह। कैसे? तो देखो ऐसे, सामाजिक सुधार कार्य करने वाले, देखिए सबसे पहला कार्य इन्होंने किया था 10 दिसंबर 1903। इन्होंने देखा कि युवा हर बार सड़कों पर आ जाते हैं, छोटी सी बात होती है रास्ता जाम कर दिया, जैसा कि इन्होंने बताया टोल नाके को जला दिया, किसी थानेदार की गाड़ी को जला दिया, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो जयसिंह ने पता किया कि ये युवा बार बार सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, इनके कोई काम नहीं है क्या? तो पता चला कि अलवर में हालत खराब है। अलवर में चल रहा है इस समय अनमेल विवाह। कौन सा विवाह चल रहा है? अनमेल विवाह। अनमेल विवाह का मतलब है, एक तरफ तो है जैसे ये समझ लो पीसी प्रियंका चोपड़ा, और ये है सामने निक जोनस। तो पीसी तो है 42 की, जोनस है 21 का। ये जो विवाह हुआ ये क्या है? अनमेल। ये क्या है? अनमेल विवाह। इसको हम पलट भी सकते हैं, इसको पलट ऐसे सकते हैं कि ये है रणदीप हुड्डा 42 का, और अभी जो राजकुमार लेकर आया है नील, ये है 23 की। ये भी एक क्या है? अनमेल विवाह, जिसमें मेल नहीं हो। तो पता चला कि अलवर के अंदर तो बेचारे युवा तो ऐसे ही घूम रहे हैं। अनमेल विवाह था। इसके अलावा बाल विवाह था। इन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो युवा बिजी हो गए। जो युवा चाह रहे थे वो उनको मिल रहा था, तो बाहर आ भी नहीं रहे थे। एक तो ये सामाजिक सुधार का कार्य क्या अच्छा कार्य था। ये अनमेल विवाह पर रोक लगनी चाहिए, आज भी लगनी चाहिए। तो 1903 में तो इस पर क्या लगी? रोक, सामाजिक कार्य हुआ। 1908 के अंदर, याद रखिएगा, अलवर के अंदर हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया गया। हिंदी राजभाषा को
बढ़ावा दिया गया। यानी कि ये भी मुद्दा किसने उठाया था? महाराजा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि महाराजा जयसिंह ये काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये काम अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है? नहीं हो रहा है? और देखो 1933 के अंदर तो इन्होंने एक दरबार लगाया था जिसका नाम था गंगा माता का दरबार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा माता का दरबार कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? अलवर से। और इस दरबार के अंदर इन्होंने हम्म यहां पर दरबार के अंदर स्वदेशी अपनाओ जैसी बात हुई, मतलब विदेशी भगाओ। मतलब ये दोनों ही कार्य किसके खिलाफ हो रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ। 33 में अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से इनकी गद्दी चली गई। बात है 1933 के अंदर अलवर में एक स्थान है तिजारा। पहले अलवर में तिजारा था, अब तिजारा खेरतल तिजारा में है, एक नया जिला बन गया ना। तो 1933 के अंदर तिजारा में हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए थे? दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो 33 में तिजारा में क्या हुआ थे? सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। क्योंकि हमने एक आंदोलन पढ़ा था, आपको पता हो, अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम 1932, मोहम्मद हादी, यासिन खान चौधरी, इनके निर्देशन में आंदोलन हुआ था और फिर हिंदुओं के घरों में घुसकर आग लगा दी थी। वो यही दंगे हैं। कौन से? सांप्रदायिक दंगे। तो तिजारा आज वर्तमान के अंदर किस जिले में है? ये स्वयं एक जिला है, खेरतल तिजारा। तो यहां पर क्या हो गए थे? सांप्रदायिक दंगे। इसीलिए अंग्रेजों के पास में अच्छा अवसर आया और कहते हैं कि 1933 में ही अलवर के शासक, जिसका नाम क्या था? महाराजा जयसिंह। सबसे पहले तो महाराजा जयसिंह को यूरोप भेज दिया। बोला मार डालेंगे आपको भी, तो इनको डरा के कहां भेज दिया? यूरोप। और फिर इनकी जगह अलवर में अंग्रेजों ने एक नया राजा बना दिया, वो बनाया तेज सिंह को। महाराजा जयसिंह को गद्दी से हटाकर अंग्रेजों ने तेज सिंह नाम सुना है? ये वही है जो गांधी जी की हत्याकांड के तहत कैद थे। तेज सिंह, ये वो तेज सिंह है। तो अंग्रेजों ने तेज सिंह को अलवर का शासक बनाया। तो ये तो शुरू से ही आदमी खराब रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, इसके विरोध में नव युवकों ने, युवा आ गए एक बार फिर सड़कों पर। बोला जिसने हमारा कल्याण किया उसको हटा कैसे दिया, वापस बनाओ उसको, वरना क्या पता अनमेल विवाह वापस शुरू हो जाए। तो इसके विरोध में याद रखिएगा, नव युवकों ने पुरजन विहार स्थान है अलवर में, पुरजन विहार, पुरजन विहार में झंडा फहराया। और यह बात भी कब की है? 1933 की। झंडा फहराया और साथ में यहां पर 1933 में याद रखिएगा, अलवर कांग्रेस समिति का क्या हो गया था? गठन। समिति का गठन हुआ है। तो इसका गठन हुआ, लेकिन लोग जुड़े नहीं। इसीलिए दो युवा आए और उन्होंने किसका गठन कर दिया? अलवर प्रजामंडल।
अलवर प्रजामंडल का गठन। अलवर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1938 में। गठनकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा हरि नारायण शर्मा, और साथ में है मोदी जी। तो अलवर प्रजामंडल का क्या हुआ? गठन। याद रखिएगा इसी अलवर प्रजामंडल के तहत हरिनारायण शर्मा के निर्देशन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका नाम है जागीर माफी सम्मेलन। याद रखिएगा यहां पर जनता का आंदोलन भी चल रहा है और साथ में किसान आंदोलन भी पैरेलल चल रहा है। जागीरों से माफी मांगी गई थी, इसीलिए एक सम्मेलन हुआ। क्या नाम है? जागीर माफी सम्मेलन। किसके निर्देशन में हुआ था? हरि नारायण शर्मा। कब हुआ था ये? तो याद रखिएगा जून 1941 में। कहां हुआ था ये सम्मेलन? तो याद रखिएगा राजगढ़ में। राजगढ़ कहां है? अलवर, यहां पर। लेकिन इस अलवर प्रजामंडल का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन हुआ है, याद रखिएगा 1944 में। अलवर में ही हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो भवानी शंकर। भवानी शंकर। जब यहां ज्यादा विद्रोह हुआ तो फरवरी 1948 को अलवर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इसीलिए तो आप देखते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण होता है ना, तो राजस्थान का एकीकरण करने से पहले 4 रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाकर साइड में रख देते हैं। मत्स्य संघ नाम सुना ना? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 ऐसी रियासतें हैं जिनको एकीकरण शुरू करने से पहले एक संघ बना के अलग किया जाता है। इसको मिलाया कब जाता है? मिलाया तो इसको 5वें चरण के तहत जाता है, वो संघ बनाया जाता है केवल। बस कंप्लीट हो गया आपके कौन सा? अलवर प्रजामंडल। उतारो। ओहो, नहीं नहीं, कुछ इसका कुछ करते हैं अभी। हाँ, इसको नीचे ले आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात की। नहीं, अब कैसे होगा? हो गया? नहीं हो गया ना? अभी नहीं हो रहा क्या? चलो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? क्या हुआ? अच्छा ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
चलें आगे। चलिए, शाबाश, लिखो भाई। है करौली प्रजामंडल, बहुत अच्छा प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल गठन क्यों, हमारा फेवरेट क्वेश्चन, जन जागृति। जन जागृति लाने वाले, याद रखिएगा, करौली में जन जागृति लाने वाले दो व्यक्ति थे। एक का नाम था मदन सिंह, एक का नाम था पूर्णमल। मदन सिंह वे पूर्णमल कैसे लेकर आए थे, तो याद रखिएगा, इन दोनों ने 1927 ईस्वी में बेगारी प्रथा वे हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया। सॉरी, बेगारी प्रथा वे हिंदी राजभाषा के लिए आंदोलन किया, के लिए आंदोलन, बेगारी प्रथा पर रोक लगाने के लिए और हिंदी राजभाषा को बढ़ाने के लिए आंदोलन। करौली के जो शासक थे ना, जिनका नाम था, याद रखिएगा, भीमपाल। एक याद रखिएगा, इन्होंने जंगली सुअर मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक ऐसा ही जंगली सुअर से आंदोलन हम कहां पड़ गए हैं, अलवर में। जंगली सुअर मारने पर पाबंदी, इसीलिए आंदोलन हुआ। इसीलिए आगे चलकर अलवर प्रजामंडल का क्या हो गया, गठन। ये गठन कब हुआ, 1938 में। और संस्थापक कौन थे करौली प्रजामंडल के, तो एक नाम याद रखना है, त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। कंप्लीट फॉर करौली प्रजामंडल, उतार लो।
लिख लिया। एक हरिमोहन माथुर लिखा था हमने, पता है कहां लिखा था हरिमोहन माथुर? एक हरिमोहन माथुर नाम लिखा था। नहीं नहीं ढूंढो मत, बूंदी में मैं खुद ही बता दूंगा। ढूंढ क्यों रहे हो? कैसे नहीं है? बिल- अब लिखो आगे एक और प्रजामंडल, कल लिखेंगे बस।